नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। माफिया हो, अपराधी हो या फिर हिंसा फैलाने वाले, उत्तर प्रदेश में किसी की खैर नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई से यूपी में अपराधियों में कितना खौफ है और भविष्य में यह कितना कारगर साबित होगा, इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब अपराधी, माफियाओं और अराजक तत्वों पर उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार सख्त नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के अटाला में जो हिंसा हुई, उसको लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही है और न केवल जांच पड़ताल चल रही है बल्कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर चला और उसके घर को ढहा दिया गया और उसके बाद राजनीतिक दलों की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। यानी अब इस पर भी सियासी दल अपनी सियासी रोटियां सेकने लगे। मामला जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद न केवल प्रयागराज बल्कि हाथरस, फिरोजाबाद, सहारनपुर में जो हिंसा भड़की, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश देने के बाद अधिकारियों ने जो कड़े कदम उठाए हैं वो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय माने जा रहे हैं और 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मामले में 13 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं और 337 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक। इसके साथ ही अभी भी लगातार ये कह सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन जारी है। जो वीडियो फुटेज इन हिंसा प्रभावित इलाकों के मिले, उनमें पुलिस की टीम की तरफ से अभी भी यह देखा जा रहा है कि इस हिंसा में कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने हिंसा को भड़काने का प्रयास किया और उत्तर प्रदेश में एक गहरी साजिश रचने का काम किया। लगातार पुलिस की टीम जांच कर रही है और इस बीच एक और नया खुलासा पुलिस की टीम ने किया है। पुलिस को जानकारी मिली है और जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, उस साक्ष्यों के आधार पर प्रयागराज हिंसा मामले से पहले 300 मोबाइल नंबर ऐसे थे जो एक्टिव हुए थे और आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे। शुक्रवार को यह हिंसा हुई और गुरुवार की रात को यह बताया जा रहा है कि ये 300 जो मोबाइल नंबर थे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट थे और रात भर ये एक्टिव थे। यानी इस कड़ी को अब जोड़ करके ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने का काम ये पूरी साजिश के तहत किया जा रहा था। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए। राहुल लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, अब एक नया खुलासा अभी पुलिस ने किया है। अभी हमने जिसका जिक्र किया कि 300 मोबाइल नंबर शुक्रवार से पहले प्रयागराज में एक्टिव थे और गुरुवार को बताया जा रहा है कि ये सभी रात भर एक्टिव थे। यानी अब ये नए खुलासे के बाद ये कहा जा सकता है कि बहुत गहरी साजिश रची जा रही थी उत्तर प्रदेश में हिंसा को भड़काने के लिए या उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने के लिए। योगेश जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि चाहे इसके पहले 3 जून के घटनाक्रम में भी हम लोगों ने देखा, कानपुर में जो घटनाक्रम 3 जून को हुई, उसमें भी एक तरह से वो भी एक तरह से सीधे सीधे काफी संगठित साजिश का ही नतीजा था और जो 24 से ज्यादा बैठकें हुई थी, तब हम लोगों ने सवाल भी उठाया था उस समय कि भाई अगर इतनी गहरी साजिशें हो रही थी तो फिर जो कमिश्नर सिस्टम में कानपुर तब्दील हुआ था उसमें क्या चूक हो गई। लेकिन हम लोगों ने एक चीज देखा योगेश जी कि जब कानपुर की पुलिस पूरी एक्टिव हो गई और तमाम चीजों को उन्होंने
बिल्कुल धरपकड़ लिया, तो फिर अगले फ्राइडे को कानपुर में ये घटना नहीं घटती, क्योंकि उत्तर प्रदेश या पूरे देश में वो घटना घटती है, लेकिन कानपुर में नहीं घटती। तो मैं इसलिए कहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस तो सही रास्ते पर बिल्कुल चल रही है, वो अपने सही दिशा निर्देश में जांच कर रही है और कहीं कहीं साजिशकर्ताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। क्योंकि देखिए, जो पत्थरबाज जो 15, 16, 17, 18 साल, 20 साल के जिन बच्चों का प्रयोग किया जा रहा है इसमें, भाई उनको एक तरह से कहीं कहीं छूट मिल जाएगी, तो स्पष्ट है कि वो मास्टरमाइंड नहीं है। तो रियल में मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जो कि एक तरह से भीड़ को उकसाने का प्रयास करता है? क्योंकि योगेश जी देखिए, मैं मानता हूं कि जो उपद्रवी हैं उनके पास संख्या की काफी कमी है। अगर वो संख्या बल उनके पास पर्याप्त होता तो वो शुक्रवार का इंतजार नहीं करते, तब तो वो एक तरह से इस तरह के उपद्रव जो है वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार कभी भी जमा कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो जानबूझकर शुक्रवार का इंतजार करते हैं। तो स्पष्ट है कि योगेश जी कहीं न कहीं वो एक तरह से जो उस दिन जो भीड़ होती है, स्वाभाविक भीड़ होती है, उस भीड़ में अपने उपद्रवियों को घुसा के, जो आप बोल रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है, तो मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि मेरा पहले से आकलन है कि कहीं न कहीं वो लोग कम संख्या में है। इसलिए शुक्रवार के दिन तो स्वाभाविक तौर पर जो मस्जिद लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उस भीड़ को वो अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए शुक्रवार को यह घटनाक्रम हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस तो सही बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और वो एक ऐसा मौका होता है कि जब जुमे की नमाज के लिए लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, और इसमें इस तरीके की पूरी रणनीति बना करके जब एक साथ निकलेंगे तो उन्हें उनके पास एक भीड़, उनके पास एक लामबंदी जो कहते हैं वो पूरा मौजूद रहेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और खेमचंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिलहाल। खेमचंद शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। शर्मा जी देखिए, 2 दिन बचे हैं, फिर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हिंसा हुई अलग अलग जिलों में, ना केवल हमने और आपने देखा बल्कि देश और दुनिया ने देखा। और अब 2 दिन बाद एक बार फिर से जुमे की नमाज होनी है, और कुछ अराजक तत्वों की तरफ से बयान सामने आए हैं। हमने सुने कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। पिछले जो प्रदर्शन हुए, जो हिंसा हुई कानपुर में, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल खड़े हुए, ये आप भी बखूबी जानते हैं। तो ऐसे में अब किस तरीके से तैयारियां हैं पूरी कि आने वाली जुमे की नमाज में ऐसी कोई घटना घटित ना हो पाए? शर्मा जी। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, शायद फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज नहीं मिल पा रही है खेमचंद शर्मा जी की। तो लगातार जिस तरीके से जो हिंसक वारदातें हुई हैं, उन वारदातों को लेकर के तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की नेता हैं। सुधा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज आ रही है आपकी। सुधा मिश्रा जी देखिए, कार्रवाई की जा रही है पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, बुलडोजर चल रहा है, ये अराजक तत्व हैं, लेकिन अब इस पर कहीं ना कहीं सियासी दल जो है अपनी सियासी रोटियां भी सेकने लगे हैं। कहां पर समस्या आ रही है? उत्तर प्रदेश को आग में झुलसाने का काम किया जा रहा था, अगर इन पर कार्रवाई हो रही है तो क्या गलत है? योगेश जी, गलत और सही इस पे तो प्रश्न चिन्ह लगाया ही नहीं गया। जो लोग लगा रहे हैं बात, उनको आप उनको उससे उत्तर मांगे। जब भी हम भीड़ को, संख्या बल को एक सिर्फ वोटिंग के लिए मान लेते हैं और उसका इस्तेमाल करने की पुरजोर कोशिश करते हैं, और पूरी पार्टियों का पूरा ये जो होता है ना, दल बल लग जाता है कि हम बस कैसे उस भीड़ को ये समझना पड़ेगा अब इस वर्तमान समय में कि वो भीड़ काम, मतलब कोई भी आके कुछ बोल दे और वो उग्रवाद करने पे उतर आते हैं। तो सजा किसको मिलनी है? जाहिर सी बात है, जिसने जो कार्य किया है, जो अराजक तत्व होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन, शासन और न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये कभी भी किसी पार्टी के लिए सही नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ एक प्रश्न है कि जब कोई चीज एक ही के रूप में हो कि एक ही इसके लिए दोषी है, वहां पे सिर्फ इसकी बात होती है कि क्या जो कार्रवाई हो रही है उसकी मंशा किस रूप में, क्योंकि आपके पास सारे प्रूफ है। जब वीडियोज में चेहरे हैं, सब कुछ जब दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रूफ और प्रमाण लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन त्वरित कार्रवाई में आप जानते हैं योगेश जी, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जमीनी स्तर पे जुड़े हुए लोग हैं, आप जानते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो उसमें दोषी नहीं होते हैं। मेरे घर पे मेरे 4 भाई हैं, चारों भाई का प्रोफेशन अलग अलग है, उसमें एक अगर पत्थर लेके खड़ा है तो उसकी गलती है, उसको पूर्ण रूप से सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उसकी वजह से मेरे पूरे घर वालों को, जिसमें 3 निर्दोष लोग हैं,
अगर उनको सजा मिलती है तो क्या ये उचित हो सकता है? हमेशा नहीं। हमें इसी को ध्यान रखना है, इसी पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, बाकी और किसी चीज पे नहीं। हमारी पार्टी कांग्रेस ने कभी ये नहीं कहा कि सब पे कार्रवाई गलत हो रही है, किसी ने नहीं कहा, कहने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ बात इसकी है कि जो गलती कर रहा है क्या सजा, जब मृत्यु दंड के लिए, मृत्यु के लिए, अपराध के लिए उस व्यक्ति, घर वालों को कहाँ सजा बताइए, अब किसको सजा मिली है? आप बताइए योगेश जी, सिंपल सी बात, घर में सिर्फ वही एक व्यक्ति रहता है क्या? नहीं, जो घर ढहाया गया, अब आप प्रयागराज का जो जिक्र कर रही हैं, वो तो पहले ही उसको नोटिस दे दी गई कि बताया जा रहा है। वो 2021 की बात है वो। देखिए, उसके बाद भी फिर अवैध निर्माण चल रहा था, सरकार आपको नोटिस दी गई, फिर भी अवैध निर्माण चल रहा है। ये कैसे हो रहा था? मतलब प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं ना इतना, कि अवैध निर्माण के लिए नोटिस चस्पा है, नोटिस दी गई है, फिर भी लिखा जा रहा है कि अवैध निर्माण बखूबी चल रहा था। तो योगेश जी, आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि नोटिस मिलने के बाद, सब कुछ होने के बाद अवैध निर्माण चल रहा है, कैसे चल रहा है भाई? नहीं, देखिए, हम आपके इस बात से बिल्कुल वाकिफ रखते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों जो निर्माण को लेकर के न केवल पीडीए या एलडीए, कोई भी किसी भी जिले में ये जो निगम होते हैं, इनके अधिकारियों, इनके बाबू, इनके कर्मचारियों की मिली भगत से और इनके सह पर ही लेन देन हो करके ही ये अवैध निर्माण के काम होते हैं। नहीं, संभव ही नहीं, इस बात से मैं आपके सहमत हूं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इसमें भी एक सराहनीय प्रशंसनीय कदम माना जा सकता है। योगेश जी, हमेशा अपने यहाँ जब कोई कानून बनाया गया, संविधान बनाया गया, संविधान के लोग बैठे, सबको सब कुछ मालूम था। जब चीजों पे चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, चर्चा और परिचर्चा का सिर्फ अंतर यही है कि चर्चा हम शुरुआत करते हैं, परिचर्चा में उसको फिर से देखते हैं बिंदुवार, दोष और गुण। इसी की बात हो रही है कि जब भी किसी पे, आपके पास फोटो है सबके ना, सबको पकड़ के सीधे आपको सजा देनी है, दीजिए। अवैध निर्माण हो रहे हैं, ध्वस्त कराइए, उसमें चाहे किसी भी पार्टी के, किसी के भी अवैध निर्माण हो रहे हों। लेकिन क्या आप बता सकते हैं, अभी मैंने एक दिन आपके ही चैनल से बात हो रही थी, मैंने बताया था कि एक भाजपा के नेता है जिनका यही विकास नगर में था, अधिकारी आते भी हैं, फोन पे बात होती है और चले जाते हैं। तो ये कैसे मान लिया जाए कि आपका चाल से चेहरा सिर्फ अच्छे काम के लिए है? आप उसको प्रूफ तो करो ना। बाकी सरकारें जो नहीं है सरकार में, उन्होंने गलत किया नहीं है, आप तो सरकार में है, आप प्रश्न चिन्ह कैसे खड़ा कर सकते हैं? आपको बेहतर करना था, आप बेहतर करने के लिए आए हैं, तो बेहतर करिए ना। दोष किसका है? आपको पिछले 2 सालों सरकार बनाने का मौका मिल रहा है, तो आपके अंदर 8 साल पे केंद्र सरकार में आप चल रहे हो, आप फिर से यूपी में आ गए, तो जाहिर सी बात है प्रशासन का पकड़ आपके ऊपर है। या आप कह दो कि लोग आपकी बात सुनते ही नहीं है, आप उनसे कह दो कि हमारा कुछ चलता ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं भाई चलो ठीक है, सरकार इतनी निरीह हो गई है कि प्रशासनिक अधिकारी या जो अधिकारी हैं, निगम है, उनकी बात ही नहीं सुनते हैं, तो उससे फिर बात की जाए। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। नमस्कार। बड़े आरोप लगे हैं आप पर, अभी आपने सुना सुधा मिश्रा जी ने कितने आरोप लगाए हैं, और इसके साथ एक सवाल मेरा और है कि 2 दिन बाद फिर से जुमे की नमाज है, उस नमाज को लेकर के जिस तरीके से ये पिछले शुक्रवार को घटना घटी, हिंसा हुई, सबने देखा, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, आरोप की बात रही तो सांस को कोई आंच नहीं होती। हमारी जो सरकार है निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, जो दंगाई है, जो दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और इसमें स्पष्ट रूप से सबके सामने चीजें आ रही हैं। रही बात जुम्मे की नमाज जो आने वाली है, मेरे को पूरी उम्मीद है जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने चुस्ती से कार्रवाई की है, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने जो उनकी व्यवस्था है उसको चार चौबंद किया है, उनको पूरी तरीके से दुरुस्त किया है, उससे मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले शुक्रवार को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी हंगामा नहीं होगा। और बहुत सारे जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भी बयान जारी किया है कि आप शुक्रवार की नमाज के बाद उद्यम ना करें, या फिर किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन या किसी भी तरीके की हिंसा ना करें। मेरे को पूरी उम्मीद है क्योंकि उत्तर प्रदेश में तेजी से कार्रवाई हुई है, समग्र रूप से कार्रवाई हुई है, सबसे कार्रवाई हुई है, और लगातार कार्रवाई हो रही है। वीडियो के माध्यम से लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उनके घर तक पहुंचा गया है, और उनको ये सख्त हिदायत दी गई है कि आपने इस तरीके की कार्रवाई अगर भविष्य में करी तो आप पे भी वही कार्रवाई होगी जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है। जी सुधा जी बोलिए। मैं अपने खेमचंद भाई से पूछना चाहती हूँ कि कल जब कांग्रेसी लोग सिर्फ सत्याग्रह करने के लिए आए थे तो आपका दल बल इतना सक्रिय था कि पकड़ पकड़ के 1 मिनट के अंदर आपने सबको इधर उधर कर दिया। तो दंगाइयों के साथ ये इतनी सुरक्षा चाक चौबंद क्यों नहीं हो पाती है? अचानक सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप वहाँ पे फेल्योर कैसे हो जा रहे हैं? खेमचंद जी, जब आपके सच में नहीं पहले नहीं, अब ये टाइम मेरा है, आपने सवाल पूछा, मैं बीच में बोल रहा था, मैं रुक बोलिए बोलिए शर्मा जी बोलिए, आप जवाब दीजिए। सबसे पहले तो आपकी पार्टी का मैं ऑथराइज बयान मान लेता हूँ कि जो लोग
शुक्रवार की नमाज में जाते हैं वो सबके सब दंगाई हैं। ये कांग्रेस क्या पार्टी बात का है? ऑथराइज्ड ये बयान है। आप लोग देखिए, आपने सुनिए, हमने प्रश्न किया है खेमचंद जी, ये चालाकी मत करिए, आप लोग चालाकी प्रवक्ता बन के मत करिए। मैंने क्या बोला है वो रिकॉर्डेड है, मैंने जो बोला है वो रिकॉर्डेड है। आप मेरे प्रश्न को बदल नहीं सकते हैं खेमचंद जी। आपने झूठे भाषण को सुना है, आपकी झूठी कार्रवाई को सुना है, आपकी झूठी बातों को सुना है। पहली बात मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, मैं आपको बोलने ही नहीं दूंगी। खेमचंद जी, खेमचंद जी, बिल्कुल नहीं। खेमचंद जी, आप मेरी शालीनता नहीं, ये आप लोग दुर्व्यवहार के द्वारा, तेज बोल के द्वारा, आप 5 मिनट बोले। योगेश जी को चुप कराएंगे। योगेश जी का मतलब क्या आपको पता है? अगर आपको मतलब होता है, हमें पता है, आप सुधा जी बोल लेने दीजिए, हमें मैं पता शर्मा है। जी को जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं, उनको भी राहुल गांधी उनका समय है, बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। योगेश जी बस ये बोल दीजिए कि कुछ भी कहने से पहले सोचें। नहीं, वो सोच समझ कर बोलेंगे, अगर कुछ गलत बोलेंगे तो आप उसको सही कर दीजिएगा आपके जवाब को। और नहीं तो मैं इनको बता देता हूँ, सत्याग्रह का मतलब होता है अच्छे कौज के लिए, समाज के लिए आप ठीक है, आंदोलन सत्याग्रह पे नहीं जाएंगे शर्मा जी। एक व्यक्ति जो राहुल गांधी है वो इकोनॉमिक ऑफेंडर है, उनपे आर्थिक अनियमितता के गंभीर आरोप हैं और उनको जवाब देना है। और अरे साबित नहीं हुआ है तो इसीलिए तो इंक्वायरी हो रही है। कौन कह रहा है? नहीं खेमचंद जी, एक सेकंड, खेमचंद जी आपको रोकेंगे। इकोनॉमिक ऑफेंडर को उस मुद्दे पर फिर कभी चर्चा करेंगे, उस मुद्दे पर चर्चा हो भी चुकी है। नाम सत्याग्रह नहीं हो सकता। आप गांधी जी को भी बदनाम कर रहे हो, उस सत्याग्रह आंदोलन के नाम को भी बदनाम कर रहे हो। आप लोगों के स्टैंड की जरूरत नहीं है, कैसे इंसान है आप? होनी चाहिए, हिम्मत क्यों नहीं है? और रही बात, हम कार्रवाई उत्तर प्रदेश में बराबर कर रहे हैं। आप मान लो, आप कह दो कि सब दंगाई है, हम सब पे कार्रवाई करेंगे। अरे हम तो मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, आप लोग तो बात ही बात करो और हम चुन चुन के उग्रवाद के नाम पे, उग्रवाद के अच्छा ठीक है, खेमचंद जी एक सेकंड आप रुकिए, खेमचंद जी आप रुकिए, आपके पास वापस आएंगे, आपके पास वापस आएंगे। मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए, समय कम है इसलिए फिर किसी की बात हो नहीं पाएगी और सार्थक चर्चा हो नहीं पाएगी। मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। राहुल लाल जी, देखिए एक बड़ा आरोप सुधा जी ने लगाया है, उन्होंने कहा है कि दरअसल क्या वास्तव में सरकार की बात नहीं मानते हैं क्या ये अधिकारी? लाल फीताशाही अगर ऐसा करते हैं क्या वास्तव में, क्योंकि आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने सरकार को नजदीक से देखी है, अधिकारियों को भी काफी नजदीक से देखा है, क्या वास्तव में वर्तमान की स्थिति ऐसी कुछ बनी हुई है क्या? देखिए निचले स्तर पे कुछ, देखिए निचले स्तर के पुलिस प्रशासन में और जगहों पे कम से कम जो विकास प्राधिकरण है या दूसरे अन्य जगह वहां पे आप अभी भी ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इसमें अवैध निर्माण नहीं हो रहे हैं। जबकि देखिए बुलडोजर लगातार 24 आवर मीडिया में चर्चा का विषय होता है, लेकिन ये एक ऐसी परंपरा बनी पड़ी हुई है अवैध निर्माण का कि देखिए इसके लिए तो फिर अवैध निर्माण को मुक्त करना है, चाहे देश को चाहे उत्तर प्रदेश को, इसके लिए एक व्यापक एक अलग से अभियान की जरूरत पड़ेगी। मैं फिर से आ जा रहा हूँ, फिर मुद्दे पे आता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच पड़ताल सही दिशा में चल रही है, लेकिन हमें यह भी चीज देखना पड़ेगा कि योगेश जी के पिछले जो शुक्रवार को जो हिंसक घटनाएं घटी वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं थी, एक हाथ उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक। बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति में गृह मंत्रालय को भी देखना पड़ेगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अपने खुफिया एजेंसियों को भी जानकारी ले कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कैसे उत्तर प्रदेश में भी जांच कर रही है, पता कर रही है कि 300 टेलीफोन फोन एक्टिव थे, अचानक से उस रात भी एक्टिव रहे। तो इसी तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी देखने की जरूरत है नेशनल लेवल पे, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि बगल में अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, जो आतंकवाद के अड्डे हैं। अफगानिस्तान में तो पूरे के पूरे आतंकवादी शासन ही चला रहे हैं, तो भारत के लिए थ्रेट्स बड़े हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ा आतंकवादी संगठन पर्दे के पीछे इसमें खड़ा है, उस एंगल को भी हम लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकार, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश हो, चाहे वो बीजेपी शासित हो, या चाहे किसी का भी शासित प्रदेश हो, ये देश हम सबों का, सबको इंटीग्रेटेड तौर पर जांच पड़ताल करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए हिंसा की घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई तो हिंसा की घटना झारखंड में भी हो रही है, हिंसा की घटना पश्चिम बंगाल में भी हो रही है, सब जगह अलग अलग दलों का शासन है। तो इसको बिल्कुल दलीय आधार पर भी ना देख के किस आधार पर भी देखना पड़ेगा मामले के मूल जड़ में जाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और आपने जो बातें कही उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष हो, जब देश की आन बान और शान पर कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ सभी दलों को एक साथ खड़े होना चाहिए। फिर उसमें इन सियासी दलों को सियासी रोटियों सेकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उनको सबसे पहले देश की जरूरत है।
और ना कि पार्टी में भी तभी आपका कद बड़ा होगा, तभी आपकी पार्टी भी बड़ी होगी। वजह क्या है कांग्रेस? मुझे लगता है सुधा मिश्रा जी, मुझे लगता है इसको समझने की कोशिश भी करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय के वर्तमान हालातों को बखूबी समझ रही है कि देश की जनता की इस समय मांग क्या है, देश की जनता किस दिशा में बह रही है, और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी भी बहने का काम कर रही है, चलने का काम कर रही है उनके साथ। और क्या है, कांग्रेस जब कभी ऐसा होता है, सुधा मिश्रा जी इस बात से मुझे लगता है नकार नहीं सकती हैं कि कई दफे ऐसे बयान आए हैं आपके नेताओं की तरफ से जो कि जनता ने उनको सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया, और वो केवल उस नेता के बयान नहीं होता बल्कि आपके पार्टी का बयान हो जाता है, और इसीलिए पार्टी पर भी कहीं ना कहीं लोग सवाल खड़े करने लगते हैं। सुधा जी देखिए जी, योगेश जी, आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है और किसी पार्टी से जुड़ा होता है, अब पार्टी को जो फायदा हो, जैसे अभी जिसके वजह से सब चीजें हो रही हैं, अचानक विदेशी लोग सक्रिय हो जाते हैं हमारे देश की आन बान पे प्रश्न खड़ा करने के लिए। उसकी वजह से बात नहीं करना है मुझे, बस बता रही हूँ कि जब व्यक्तिगत रूप से हम इतने अपने आप को ऊपर कर लेते हैं, पार्टी से ऊपर कर लेते हैं और हमारी विचारधारा को हम मुख्य मान लेते हैं, तब नेताओं के बयान पार्टी या देश के नुकसान के लिए होते हैं और मैं कभी उनके साथ नहीं होती हूँ। जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पे बैठा हो जहां से वो अपने देश, अपने प्रदेश और अपने पार्टी को व्यक्त कर रहा हो, उसको इतना तो जानकारी होनी चाहिए कि वो जो कह रहा है, जो बोल रहा है। मणिशंकर अय्यर को तो दोबारा एमपी बना दिया, जो पाकिस्तान से कहता था कि इंटरवेंशन करो। नहीं, आप चुप रहिए, आपने इंटरवेंशन किया था। आप बताइए मणिशंकर अय्यर को क्यों दोबारा एमपी बनाया? जवाब ले लीजिए भाई, बताइए मणिशंकर अय्यर को दोबारा राज्यसभा का एमपी क्यों बनाया? वो वही व्यक्ति है जो पाकिस्तान से कहता है कि मोदी जी को हटाने के लिए हमारा साथ दीजिए, और वो अनाप बातें कर। आप खेमचंद जी एक सेकंड रुक जाइए भाई, सुधा जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास आते हैं, अपनी बात रखिएगा। सुधा जी ने परंपरा शुरू करी थी सवाल पूछने की, एक सवाल का जवाब भी। ठीक है, आपको सवाल आ गया, जवाब देंगे सुधा जी। खेमचंद जी जब भी कुछ प्रश्न पूछे तो गुस्से में नहीं, सोच समझ के और क्या बोलना और क्या कहना है। आपसे पूछा है, प्यार से पूछा है, आपने मेरे को कंप्लीट इंटरवेंशन किया है, आप जवाब दीजिए ना। आपने मणिशंकर अय्यर जी को दोबारा से एमपी नियुक्त किया है, क्या क्वालिटी है उनकी? रुक जाइए, खेमचंद शर्मा जी आ रहे हैं भाई, आपके पास आ रहे हैं, आप अपनी बात रखिएगा, आप सवाल पूछेगा उस समय, सवाल पूछेगा। सुधा जी आप बोलिए। मतलब जी, इनकी होता क्या है ना कि इन लोगों को सिखा के बैठाया गया होता है कि जब चर्चा आपने ही ऐसा इंटरवेंशन शुरू किया, आपने डिस्टर्ब करना शुरू, मैंने नहीं किया। की घटना को उस घटना पे जोड़ा था, ठीक है ना, इतना समझ और याद मुझे भी रहता है। सुधा मिश्रा जी एक सीधा सा सवाल आपसे, आप ये बताइए कि सरकार की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? ये जो कार्रवाई की जा रही है, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, इससे आप संतुष्ट हैं? सही दिशा में काम चल रहा है? जी, अभी राहुल भाई ने जो बातें बोली थी कि हमें उन चीजों को बेहतर करने के लिए और क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास वो व्यवस्थाएं हैं, वो संस्थाएं हैं जो सूचना पहले से ही जान लेती हैं या कोशिश करती हैं कि देश के हित, देश के ऊपर या फिर विदेशी कौन सी ताकतें हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो सुरक्षा पे कहीं ना कहीं प्रश्न लगा सकते हैं, घात लगा के बैठे हैं। हमारे पास संस्थाएं हैं, हमारे पास पूर्णतः उसके लिए हमने बना रखा है, उसमें अधिकारी होते हैं, उसकी सारी प्रोसेसिंग होती है, हमारे पास है ना। तो हमें उनको सजग रखना है, हमें उसको प्रहरी के रूप में यूज करना है कि इस तरह की घटनाएं कोई एक बोल देता है कुछ और पूरा देश, पूरी जनता, पता नहीं कहां से लोग आते हैं, सड़कों पे आते हैं। हमें उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, हमें उसको नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि संसार को, इस देश को जरूरत क्या है, वो बातें हो ही नहीं रही है ना, बातें वो हो रही है जिसको हमें देश को पीछे ले आ रहे हैं। तो उन संस्थाओं का इस्तेमाल करके हमें बेहतर करने की कोशिश है, उसमें राजनीति नहीं, क्योंकि जब राजनीति तब कही जाती है, उस बात मैंने कहा ना कि जब एक दोषी को मारने के लिए पूरे आप पहुंच जाओ किसी गली में सबको मारने लगो, तो वो गलत है। अब भाई आपके पास प्रूफ है, प्रमाण हमारी है, उसको पकड़िए, बंद करिए, छोड़िए ही मत, है ना, सब कुछ आपके पास है, करिए, कौन मना कर रहा है? कभी इस पर राजनीति होती है, लेकिन क्योंकि इनको आक्रोश दिलाने का पूर्णतः इन लोगों को कई महीनों की ट्रेनिंग मिली होती है कि आप बैठो कहीं चैनल पे, तो आपको सिर्फ दूसरों को टीज करना है, उग्र करना है और आक्रोश ललाना है, बहस नहीं करनी है। ये लोग चर्चा नहीं करते हैं। क्यों उग्र हो रहे हैं भाई? अगर वो उग्र कर रहे हैं आप होइए मत। आपको नहीं, बिल्कुल मैं उग्र नहीं होती हूँ, इनको बता रही हूँ। झूठ आप बोलते हैं, उग्र कौन कर रहा है? आप उग्र खुद हो रहे हैं। खेमचंद भाई, झूठ और सत्य का आपके पास क्या है? देखिए वही सवाल, खेमचंद शर्मा जी आपसे सवाल है। देखिए सुधा जी ने भी वही सवाल उठाए हैं और इसके पहले भी सवाल उठ चुके हैं कि जो ये लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो जो एजेंसियां होती हैं, इनका भी काम होता है। मुझे भी बड़ी हैरानी होती है कि इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी हिंसा कैसे हो गई? क्या इन लोगों को नहीं पता था पहले से? क्या जब जुमे की नमाज, अब जो सामने चीजें निकल करके आ रही हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे, इतने लोगों की टीम इधर थी, ये सब
सब यहाँ पर बैठकें हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी। क्या इन LIU जो डिपार्टमेंट में हैं, इन लोगों का काम क्या है? क्या बैठे बैठे ये तनख्वाह लेना चाह रहे हैं? क्या इस दिशा में ये लोग अगर पहले कदम उठा लिए होते, इनपुट पहले दे दिए होते, पुलिस पहले से एक्टिव हो गई होती, तो ये वारदात ये आज दिन कैसे आता है? आते ही नहीं। आपसे सम्मान के साथ एक अनुरोध करना चाहूंगा, इतनी हल्की टिप्पणी ना करें कि ये फ्री में तनख्वाह लेना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य नहीं खेमचंद शर्मा जी, देखिए मैं बिल्कुल हल्की नहीं, ये आपके लिए हल्की हो सकती है। सुन लीजिए खेमचंद शर्मा जी, सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए भाई, ये आपके लिए हल्की हो सकती है, सुधा मिश्रा जी के लिए हल्की हो सकती है, लेकिन मेरे लिए हल्की नहीं है, और न इस देश की एक जनता के लिए हल्की है। मालूम है वो तनख्वाह सरकार कहां से देती है? आम जनमानस की गाड़ी कमाई का पैसा देती है। आम जनमानस की गाड़ी कमाई के पैसे का जाता है, टैक्स हम भरते हैं, टैक्स आम जनता भरती है। वहाँ ये हल्की, आप इसको आप हल्की टिप्पणी ले रहे हैं? अरे किस लिए भाई? अगर प्राइवेट कंपनी में आप काम करिए, प्राइवेट कंपनी में कोई बैठाल के तनख्वाह देगा आपको? आप बोलते रहिए। नहीं बोलते क्या रही खेमचंद शर्मा जी, आप गलत बात मत बोलिए। नहीं, गलत आपने बोला है, आपने हल्की टिप्पणी। हमने कहा ना ये आपके लिए हल्की टिप्पणी हो जाती है शर्मा जी, ये आपके लिए हल्की टिप्पणी है। इस प्रदेश की जनता के लिए हल्की टिप्पणी नहीं है, ये बहुत भारी टिप्पणी है। आपको मालूम है LIU जब पूरी टीम में कितना पैसा जाता है, पूरे विभाग में कितना पैसा बजट जाता है, आपको मालूम है कि आंकड़े तुम्हें बाद में आती है। आप ऐसे इस तरीके से सुरक्षा एजेंसी पे हल्की टिप्पणी नहीं कर सकते कि वो फ्री में गलत बात। खेमचंद शर्मा जी, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाली जहां बात होगी तो वहां लगाएंगे। बजट कितना खर्च होता है, समय का अभाव है, नहीं आपको वो भी पूरा कितना बजट एलोकेट हुआ है और कितना इन लोगों पर पैसा खर्च होता है और कहां से पैसा आता है वो एक मैं आपको बताता हूं। फिलहाल चलिए ठीक है, समय का अभाव है। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, समय के अभाव के चलते आप तीनों मेहमानों कहीं पर रोकेंगे, और फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से प्रयागराज हिंसा के बाद लगातार जो अब कार्रवाई की जा रही है पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, लोगों की तरफ से बिल्कुल सराहा जा रहा है, और सरकार की तरफ से सख्त हिदायत दे दी गई है कि कोई भी अपराधी, कोई भी माफिया, कोई भी अराजक तत्व उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा, और उसका कोई भी अवैध तरीके से जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने का काम करेगी।